नमस्कार, माई सेल्फ हितेश कौशिक सिविल स्टैप के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हमारी यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम के लिए स्पेशल सीरीज प्रतिबद्ध में आज का हमारा विषय रहेगा फॉरेन ट्रैवलर्स। कल्चर से हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉरेन ट्रैवलर्स, इसको आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। टॉपिक के लास्ट में हम आपके साथ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पेपर में पूछे गए हैं, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम जीएस1 मेंस पेपर में जो पूछे गए हैं उसको भी डिस्कस करेंगे, जो पूरा प्रीवियस ईयर पेपर में जो क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, जो बच्चे हमारे प्रतिबद्ध सीरीज और सर्वाधार सीरीज के बारे में नहीं जानते, तो प्रतिबद्ध सीरीज हमारी चल रही है जिसमें हम जीएस1, 2, 3, 4 के लिए प्रिपरेशन करवा रहे हैं। और इसमें हम तकरीबन पिछले कई सालों में जो भी सवाल पूछे गए हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस में जीएस1, 2, 3, 4 में, उनको ध्यान में रखते हुए सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं। ठीक है जी। और साथ ही हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस कर रहे हैं इस सीरीज में। सर्वाधार सीरीज में हम आपके लिए करंट अफेयर्स जो है वो अलग अलग सब्जेक्ट्स के लेकर के आ रहे हैं, ताकि आप अपनी मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन में लगातार अप टू डेट रहें और लगातार उससे परिचित रहें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की हमारी प्रतिबद्ध सीरीज में। देखिए, आज का विषय है फॉरेन ट्रैवलर्स। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे एक बात मैं बता दूं कि फॉरेन ट्रैवलर्स का ये जो टॉपिक है इसमें क्या क्या चीजें हैं, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमें कवर करना है। फर्स्ट इज, हम जानेंगे कौन कौन से ट्रैवलर्स एंशिएंट इंडिया में भारत पहुंचे थे, फॉरेन ट्रैवलर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। देन कौन कौन से फॉरेन ट्रैवलर्स मेडिवल और मॉडर्न पीरियड में इंडिया पहुंचे। देन उसके बाद फिर रीजंस फॉर देयर विजिट टू इंडिया, किस कारण से वो भारत आए। अलग अलग पीरियड में ये जो ट्रैवलर्स भारत पहुंचे तो वो किस किस कारण से आए। उसके अलावा कंट्रीब्यूशन क्या थे फॉरेन ट्रैवलर्स के, वो भी देखेंगे। और साथ में लिमिटेशंस क्या हैं। देखो, बहुत सारे ट्रैवलर्स ने भारत के बारे में कुछ समय यहाँ पर रहे, कुछ असेसमेंट्स जो हैं वो बनाई। बहुत सारे ये जो ट्रैवलर्स हैं इन्होंने भारत के बारे में हिस्टोरिकल अकाउंट्स प्रिपेयर किए। और क्योंकि ये लोग भारत से ताल्लुक नहीं रखते थे, लैंग्वेज, कल्चर और ट्रेडिशंस को नहीं जानते थे, तो बहुत बार उनकी असेसमेंट्स इनएक्यूरेट हुई। तो जो लिमिटेशंस है वो भी हम कवर करेंगे। और अब चलते हैं एक एक करके फॉरेन ट्रैवलर्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इंडिया का रिच कल्चरल हेरिटेज और सिविलाइजेशन, इससे फॉरेन ट्रैवलर्स अछूते नहीं रहे और अलग अलग पीरियड में इंडिया आए। सेंचुरीज से ट्रैवलर्स भारत में आते रहे हैं। साथ ही जैसे कुछ अगर एग्जाम्पल नाम लिए जाएं तो ग्रीक स्कॉलर्स भारत पहुंचे और भारत के बारे में ब्रीफ अकाउंट्स प्रिपेयर किए। देन मेडिवल पीरियड में अरब मर्चेंट्स भारत पहुंचे। देन यूरोपियन एक्सप्लोरर्स भी इंडिया आए और इंडिया के हिस्ट्री और कल्चर में अपना भी योगदान दिया और भारत के बारे में भी अकाउंट्स प्रिपेयर किए और यहां से गए। और भारत के बारे में वहां के लोगों की सोच पर भी प्रभाव डाला, भारत के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करके उन तक पहुंचाई। ठीक है, तो फॉरेन ट्रैवलर्स में देख लें एक बार। तो फॉरेन ट्रैवलर्स में एंशिएंट पीरियड के ट्रैवलर्स में मेगास्थनीज, सबसे पहले मेगास्थनीज मौर्यन पीरियड में भारत आए थे। हम जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में मेगास्थनीज रहे थे। सेल्यूकस निकेटर के एक जो है वो भेजे गए एम्बेसडर थे जो उनके कोर्ट में रहे, जिन्होंने कुछ सालों तक उनके कोर्ट में रह करके एक ब्रीफ अकाउंट प्रिपेयर किया, और वो हम जानते हैं इंडिका है जिसका नाम। नेक्स्ट इज इंडिका। तो अब जैसा मैंने आपको बताया, इंडिका में इकोनॉमिक कंडीशंस उस समय की, मौर्यन एम्पायर के बारे में, आर्थिक स्थिति, उसके अलावा कल्चरल एस्पेक्ट भी उन्होंने कवर किया है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में किस तरीके की सोशल कंडीशंस थी, सोशल लाइफ, वो सब उन्होंने जो है वो अपने इस वर्क में जो है वो डाला है। नेक्स्ट इज मेडिवल अरब ट्रैवलर्स। मध्यकालीन भारत में अरब ट्रैवलर्स भारत पहुंचे थे और अल बरूनी उसमें से एक प्रोमिनेंट नाम है। 11वीं शताब्दी में भारत पहुंचे थे और इनकी किताब है किताब अल हिंद। ठीक है, जिसके अंदर उन्होंने इंडियन फिलॉसफी को बड़ा डिटेल में कवर किया, रिलीजन के बारे में लिखा, मैथमेटिक्स के बारे में लिखा और एस्ट्रोनॉमी के बारे में। तो ये है आपके मेगास्थनीज और ये तस्वीर है अल बरूनी की जो एक मेडिवल ट्रैवलर थे। ठीक है, नेक्स्ट इज, अब देखो एक बार, नेक्स्ट इज यूरोपियन एक्सप्लोरर्स में सबसे पहले मार्को पोलो और बर्नियर। ठीक है, तो पहले मार्को पोलो अगर हम बात करें तो मार्को पोलो और बर्नियर दोनों यूरोप से भारत पहुंचे थे। दोनों ने इंडिया के बारे में जो है वो अकाउंट्स
प्रिपेयर किए और भारत के बारे में यूजफुल इंफॉर्मेशन जो है इनके अकाउंट से मिलती है। इंडिया के कल्चर के बारे में और ट्रेड सिस्टम्स के बारे में इन्होंने बड़ा बारीकी से लिखा है, ठीक है, कल्चर्स एंड ट्रेड सिस्टम्स, क्योंकि मेनली ट्रेड इनका पर्सपेक्टिव था यूरोपियन ट्रैवलर्स का, ठीक है। ये ट्रैवलर अकाउंट्स हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बनाने में मदद करते हैं, साथ ही ग्लोबल रेपुटेशन इंडिया की ना वो इन्हीं अकाउंट से बनती है कि वाज इंडिया अ बिग मार्केट, क्योंकि उस समय पर जब यूरोपियंस भारत आए तो क्या भारत एक बड़ी मार्केट था, शायद इसी वजह से तो भारत पहुंचे थे। और उसकी कल्चरल और पॉलिटिकल ग्रैंड्योर भी उन्होंने उस समय की अपने अकाउंट्स में मेंशन किया है कि किस तरीके से पॉलिटिकली इंडिया वाज अ सुपीरियर लैंड एंड आल्सो जो दूसरा है आपका कल्चरल, इस उसकी जो ग्रैंड्योर है उसके बारे में मेंशन किया है इन लोगों ने, ठीक है। तो अब मैंने बोला था ना कि हमारा टॉपिक जो है जब हम एंशिएंट और मेडिवल के मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ट्रैवलर्स बताए आपको एज एग्जांपल। अब हम चलते हैं फॉरेन ट्रैवलर्स व्हाई दे विजिटेड इंडिया, व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड देयर विजिट। तो ये हम अभी एक्सप्लोर कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। तो पहला फर्स्ट रीजन वाज रिलीजियस परस्यूट। ह्यून सांग बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ एक यात्री जो भारत आ पहुंचा बुद्ध धर्म के मैन्युस्क्रिप्ट्स और बुद्ध धर्म के अवशेषों के बारे में जानने के लिए, बुद्ध धर्म के बारे में जानकारी जुटाने के लिए। तो रिलीजियस परसूट्स में भी ये लोग कई सारे ट्रैवलर्स भारत पहुंचे थे। उसके अलावा ट्रेड एंड कॉमर्स, भारत में जो मार्केट थी ना, बड़े बाजार थे भारत में, ठीक है, और उस समय पर व्यापारी दुनिया भर के उसकी तरफ आकर्षित होते थे, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अच्छी खासी थी इंडिया में, तो ट्रेड एंड कॉमर्स वाज अनदर एस्पेक्ट। उसके अलावा कल्चरल एक्सचेंज, थर्ड इज कल्चरल एक्सचेंज। इंडिया का रिच आर्ट, फिलोसफिकल आइडियाज, साथ ही ये सब चीजें जो है ये फैसिनेट करती थी विदेशी ट्रैवलर्स को, फॉरेन ट्रैवलर्स को और विजिटर्स को। दैट्स व्हाई दे पेड विजिट टू इंडिया। तो फॉरेन ट्रैवलर्स के रीजंस ऑफ विजिट में एक तो हो गया रिलीजियस परसूट, देन ट्रेड एंड कॉमर्स, थर्ड इज कल्चरल एक्सचेंज एंड देन पॉलिटिकल मिशंस। पीपल लाइक मेगास्थनीज वर सेंट बाय ग्रीक रूलर्स, तो इसका मतलब यह है कि दे वर सेंट ऑन डिप्लोमेटिक मिशंस या पॉलिटिकल मिशंस। तो दैट्स व्हाई टू strengthen their economic ties and cultural ties, that's why he was sent to India। तो इसीलिए मेगास्थनीज भारत पहुंचे थे to he was on a political mission or diplomatic mission। then scientific learning, अब हम बात करें जैसे scholars like अल-बरूनी, he came to India so that he could study mathematics, astronomy and different philosophical aspects। तो इसका मतलब है कि वो भारत में साइंटिफिक लर्निंग हासिल करने के मकसद से भी कुछ ट्रैवलर्स आए थे। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया आपको। नेक्स्ट, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन। उस समय पर दुनिया भर में क्या पॉलिटिकल व्यवस्था थी, राजनीतिक व्यवस्था थी, क्या सोशल कस्टम्स थे, ये जानने की ना एक उत्सुकता थी दुनिया भर में। और इंडिया में क्या सिस्टम चलता था, क्या पॉलिटिकल एस्पेक्ट था, हु वाज इन पावर, ये सब चीजें जानने में विदेशी लोग उत्सुक थे। और दैट्स व्हाई ये ट्रैवलर्स के अकाउंट जो है वो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बनाने में या हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन में बहुत मदद करते हैं। तो पटोलमी जैसे जो विद्वान हैं उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ज्योग्राफी और हिस्ट्री के अकाउंट्स प्रिपेयर किए और इससे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन पॉसिबल हो पाया। आगे आप देखें फॉरेन ट्रैवलर्स जो एंशिएंट इंडिया के थे, सबसे पहले मेगास्थनीज की बात करेंगे। मेगास्थनीज मैंने बताया ही केम टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य एंड ही वाज द एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस निकेटर जो उन्हें छोड़ के गए थे, ठीक है। ही रोट इंडिका जिसके अंदर उस समय के मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, मॉडर्न सोसाइटी के बारे में और मॉडर्न ज्योग्राफी एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स उस समय की सोशल लाइफ, वो सब उन्होंने कवर की है इंडिका में, ठीक है। इसीलिए इनको फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री भी कहा जाता है। मेगास्थनीज इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री बिकॉज फर्स्ट जो रिकॉर्ड्स हैं, अर्लीस्ट रिकॉर्ड्स जो मिलते हैं इंडिया के बाहर से अबाउट इंडिया, वो इंडिका ही है और या फिर मेगास्थनीज का वर्क ही है। तो दैट्स व्हाई ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। उसके अलावा डिमाकस बिंदुसार के कोर्ट में आए थे, ही वाज आल्सो अ ग्रीक एम्बेसडर, ठीक है। ये भी बिंदुसार के कोर्ट में, जो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे उनके कोर्ट में रहे। उसके अलावा नेक्स्ट इज फाहीन। फाहीन के बारे में अगर मैं कहूं तो फाहीन बुद्धिस्ट मॉन्क थे जो चंद्रगुप्त II के पीरियड में भारत पहुंचे, ठीक है। तो फाहीन केम टू इंडिया ड्यूरिंग
द रेन ऑफ चंद्रगुप्ता टू, एक गुप्ता रूलर थे, उनके समय पे भारत पहुंचे थे। और उनका मकसद, ही वॉज नॉट अ पॉलिटिकल ट्रैवलर बट ही केम हियर टू कलेक्ट बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स या बुद्धिस्ट वर्क्स उन्हें चाहिए थे। ये बोला जाता है कि विनय पिताका वाज अ पॉपुलर बुक विच वाज इन चाइना इन ट्रांसलेटेड फॉर्म। उसी को उसकी जो हुआ क्या था कि ये बोला जाता है कि जो विनय पिताका थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी, वो बिल्कुल बची नहीं थी, फटी हुई हालत में, बहुत बुरे हालत में थी चाइना में। इसको देख के बुद्धिस्ट मॉन्क फाहीन ये डिसाइड करते हैं कि ही विल कम टू इंडिया। देन वो इंडिया आए और इंडिया में मथुरा और पाटलिपुत्र जैसे शहरों में रहे। पाटलिपुत्र में ही स्टेड फॉर 3 years एंड देन he learned Sanskrit so that he could translate that into Chinese, और क्योंकि because he wanted to translate Buddhist text into Chinese, तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट विनय पिताका को उन्होंने चाइनीज में कन्वर्ट किया एंड देन ही वेंट बैक टू हिज कंट्री। तो ये उनका मकसद था फाहीन का। नेक्स्ट, तो वही बुद्धिस्ट किंगडम्स के बारे में उन्होंने रिकॉर्ड्स जो हैं वो दिए, और उस समय की सोशल लाइफ के बारे में भी, और साथ ही में उन्होंने बुद्धिज्म से जुड़े हुए जो है वो सबूत या बुद्धिज्म से जुड़े हुए स्क्रिप्चर्स यहां से कलेक्ट किए एंड देन ही वेंट बैक टू हिज कंट्री। नेक्स्ट इज मेडिवल पीरियड ट्रैवलर्स में ह्यून सांग। अगर हम कंसीडर करते हैं फर्स्ट इस्लामिक एडवेंट टू इंडिया 712 एडी मोहम्मद बिन कासिम, उसके बाद से जो भी या उसके अराउंड जो भी है आप ये कह लीजिए कि जो ट्रैवलर्स इंडिया पहुंचे उनको हम मेडिवल पीरियड में कंसीडर करते, तो आप ये कह लें कि ह्यून सांग चाइना से आए थे, हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन के टेन्योर में 7th सेंचुरी ऑलमोस्ट आप कह सकते हो, ठीक है। एंड ये 16 साल तक भारत में रहे, 16 ईयर पिलग्रिमेज पे थे, सिल्क रोड के थ्रू जो है ट्रैवल करते हुए साउथ एशिया भारत ये पहुंचे थे, और इनकी एक मेमोयर जो इन्होंने तैयार की, और उसके आधार पे हमें पता चलता है कि इन्होंने उस समय पर ग्रेट टैंग रिकॉर्ड्स ऑफ वेस्टर्न रीजन्स जो है वो लिखी एक किताब 7वीं शताब्दी में, जो पॉलिटिकल और कल्चरल लाइफ जो भारत की थी उसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें दे देती है। नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में भी उनके वहां से बहुत सारे स्क्रिप्चर्स जो है वो इन्होंने ट्रांसलेट किए, और इसी वजह से जो इंडिया की नॉलेज थी, स्कॉलरली नॉलेज, वो चाइना पहुंच पाई। तो दीज वर हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस, राइट। इंडिया चाइना रिलेशंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा बाद में, आज भी जो इंडिया चाइना के रिलेशंस का आधार है, तो उसमें ह्यून सांग एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रखते, क्योंकि जो चाइना में बुद्धिस्ट नॉलेज है, इट वाज अ मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ ह्यून सांग, बिकॉज उन्हीं की वजह से बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स की नॉलेज और बुद्धिस्ट कल्चर की नॉलेज जो है वो चाइना पहुंची थी। एंड दिस मेक्स अ कॉमन थिंग बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ठीक है, अ कॉमन प्लेटफॉर्म बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ठीक है, राइट। नेक्स्ट इज, तो नेक्स्ट इज आई सिंह। आई सिंह की बात करें तो आई सिंह 7th सेंचुरी के चाइनीज ट्रैवलर थे, और ये चालुक्य और पल्लवाओं के समय में भारत पहुंचे थे। इनका भी मकसद बुद्धिज्म के बारे में जानना ही था, फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट ऑफ बुद्धिज्म एंड मोनेस्टिक लाइफ ऑफ बुद्धिज्म, उसके बारे में ही ज्ञान बटोरने ये भारत आए थे। और उसके अलावा ऑब्जर्वेशन और डॉक्यूमेंटेशन में इन्होंने मॉन्क्स के डेली रूटीन्स के ऊपर जो है वो रिसर्च किया, और मोनेस्टिक रूल्स क्या होते हैं, मठ में रहने वाले जो साधु होते हैं, बुद्धिस्ट साधु, उनके लिए जीवन में क्या रूल्स होते हैं, उसके अलावा रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्या थी भारत में, वो सब इन्होंने जो है वो कवर किया। साथ ही इन्होंने जो है वो बहुत बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस कैसे थे भारत में, कैसी मान्यताएं थी, उनके ऊपर भी जो है एक अकाउंट इन्होंने प्रिपेयर किया। साथ ही आप ये कह सकते हो कि बुद्धिज्म की जो नींव है वो भारत से पड़ी थी, और इसीलिए भारत की तरफ इन्होंने रुख किया। और ये कहते हैं कि आई सिंह या यी जिंग, जिन्हें कहते हैं, ये चाइनीज नाम है यी जिंग, इनका मानना था कि बुद्धिज्म का सोर्स जो है दैट इज इंडिया, तो इंडिया को वो सोर्स मानते थे, और इसी वजह से बुद्धिस्ट थॉट के स्प्रेड के लिए वो भारत आए, भारत के मोनेस्टिक ऑर्डर को समझा, बुद्धिस्ट मोनेस्टिक ऑर्डर को समझा, बुद्धिस्ट मोनेस्टिक लाइफ को समझा, और उनके लिए रूल्स क्या है वो सब उनका एक कलेक्शन बनाया, और देन ही वेंट बैक टू चाइना, ठीक है। नेक्स्ट इज अरब ट्रैवलर्स ऑफ मेडिवल इंडिया। इसमें अल-बरूनी, अगर हम अल-बरूनी की बात करें तो पर्शियन स्कॉलर थे, मैथमेटिशियन, उसके अलावा एस्ट्रोनॉमर, एंड महमूद ऑफ गजनी,
महमूद गजनी के साथ भारत आए थे तकरीबन 1024 से 1030 के बीच में, 1030 AD के बीच में ही वाज ऑन एक्सपीडिशन टू इंडिया। और इंडिया के बारे में जो इंफॉर्मेशन है टू द कंट्रीज ऑफ सेंट्रल एशिया एंड मिडिल ईस्ट, दैट इज बिकॉज ऑफ अल-बरूनीज वर्क। ठीक है, तो दैट इज व्हाई ही इज नोन एज फादर ऑफ इंडोलॉजी, क्योंकि उन्होंने भारत के इतिहास, भारत का विज्ञान और भारत के साहित्य को समझने के लिए जो है जो वर्क प्रिपेयर किया, उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया में इंडिया के कल्चर, फिलॉसफी और नॉलेज को समझने के लिए। इन्होंने एक किताब और लिखी, तहकीक हिंद। दिस कैन बी सेड टू एज अ रिसर्च ऑन इंडिया। ठीक है, जिसके अंदर काफी सारी चीजें जैसे रिलीजन और फिलॉसफी को उन्होंने कवर किया, लिटरेचर और लैंग्वेज को कवर किया, साथ ही साइंस, एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स को कवर किया, उसके अलावा ज्योग्राफी और सोशल कस्टम्स को कवर किया। ठीक है, तो उसके अलावा अगर हम उनके बारे में कहें कि उनके और कॉन्ट्रीब्यूशंस, तो उन्होंने क्या किया कि इंडियन वर्क्स जैसे भ्रम सिद्धांत है, इनको ट्रांसलेट किया। उसके अलावा एक किताब उन्होंने एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स पे लिखी, जो थी वो उसे भी ट्रांसलेट किया अरबिक में। ठीक है, तो दीज वर द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ अल-बरूनी। वी कैन से हिम दैट ही वाज द अर्लीस्ट अरब ट्रैवलर टू इंडिया, जिन्होंने कोई अकाउंट प्रिपेयर किया अबाउट इंडिया, और ही वाज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल for the information about India which went to Central Asia and other parts of West Asia. Next is अल-मसूदी। अल-मसूदी, अगर हम अल-मसूदी के बारे में बात करें तो अरब हिस्टोरियन, जोग्राफिकर और ट्रैवलर थे, और his explorations of regions including India and Indian Ocean, उसके लिए वो जाने जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इंडिया और इंडियन ओशन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट यूजफुल इंफॉर्मेशन इन्होंने अपने वर्क्स में जो है वो डाली है। और इंपॉर्टेंट वर्क मीडोज ऑफ गोल्ड। ठीक है, मीडोज ऑफ गोल्ड, जिसका अगर हम अनुवाद करें फारसी में तो मुरुज अल दहाब इसका ट्रांसलेशन होता है। अगर हम इसे अंग्रेजी में कहते हैं तो मीडोज ऑफ गोल्ड। इसके अंदर काफी सारी इंफॉर्मेशन है इंडियन सोसाइटी के बारे में, इंडिया के धर्म के बारे में, इंडिया के मैरीटाइम ट्रेड, समुद्र में होने वाले व्यापार के बारे में, और साथ ही इंडियन ज्योग्राफी, कल्चर, मैरीटाइम कनेक्शन, सब के बारे में एक डिटेल इंफॉर्मेशन देती है इनकी किताब मुरुज अल दहाब। ठीक है, नेक्स्ट इज मार्को पोलो, यूरोपियन ट्रैवलर मार्को पोलो। अब इनकी बात करें तो मार्को पोलो वेनिस से जो है, इटली वेनिस से भारत पहुंचे मार्को पोलो, और साउथ इंडिया पहुंचे थे। और कहते कि जो इनका एक मेजर इनका जो ट्रैवल था वो चाइना में कुबलई खान की कोर्ट में था। और कुबलई खान की कोर्ट में जब वो पहुंचे, उससे पहले बीच में उन्होंने इंडिया के बारे में एक ब्रीफ अकाउंट दिया, इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। तो यानी वो कुछ समय के लिए साउथ इंडिया, शायद ही स्टेड इन साउथ इंडिया फॉर अ व्हाइल, एंड ही हैज गिवन ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिया आल्सो व्हाइल ही वाज विजिटिंग चाइनाज एम्परर कुबलई खान। राइट, रूलर्स कहते हैं कि रुद्रमा देवी जो है वो रूलर थी ककेटिया डायनेस्टी की, और पांड्या डायनेस्टी के रूलर थे माधवर्मन, जिनके टेन्योर में ये जो है भारत पहुंचे थे, दक्षिण भारत। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस ये कहती हैं कि उन्होंने ये नोट किया कि भारत का जो ट्रेड था, इट वाज वेरी थ्राइविंग ट्रेड, प्रॉस्पेरिटी थी दक्षिण भारत में। लेट 13th सेंचुरी में जब ये भारत पहुंचे थे तो उस समय के बारे में, ये भारत के बारे में ये इंफॉर्मेशन देते हैं। नेक्स्ट इज निकोलो डी कॉन्टी। निकोलो डी कॉन्टी ये भी वेनिशियन ट्रैवल मर्चेंट और एक्सप्लोरर थे। 25 इयर्स इंडियन ओशन और आसपास के रीजन्स में बिताए इन्होंने, एंड ही विजिटेड द कोर्ट ऑफ विजयनगर इन 1420। विजयनगर रियासत हुआ करती थी दक्षिण भारत में, एक प्रोमिनेंट स्टेट, उस समय पर ये भारत पहुंचे थे। एंड ऑब्जर्वेशंस में अगर हम इनके बारे में देखें तो ये कहते हैं कि विजयनगर वाज अ ग्रैंड स्टेट, विजयनगर वाज अ ग्रैंड एम्पायर। उसके सोशल कस्टम्स के बारे में बताते हैं, वहां पे रिलीजियस प्रैक्टिसेस, उसके अलावा कास्ट सिस्टम और सती की जो प्रथा चलती थी दक्षिण भारत में, खासतौर पे विजयनगर राज्य में सती प्रथा के बारे में भी इंफॉर्मेशन देते हैं कि यहाँ के कस्टम्स में ये सब चीजें भी थी। ठीक है, तो ये निकोलो डी कॉन्टी। नेक्स्ट इज इब्ने बतूता। इब्ने बतूता 1333 to 1339। इब्ने बतूता मोरक्को से आए एक ट्रैवलर थे। इनके बारे में जाना जाता है कि मेडिवल पीरियड के ट्रैवलर्स में सबसे ज्यादा ट्रैवल करने वाले ये व्यक्ति थे। He traveled almost 1,17,000 किलोमीटर in his life।
और ये बहुत बड़ा जो है वो एक सफर जो उन्होंने किया। आप सोच के देखें 1,17,000 किलोमीटर बहुत ज्यादा होता है। आज भी अगर मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के हिसाब से लोग ट्रैवल करने लगे तो भी 1,17,000 किलोमीटर कवर करना इज नॉट इजी। तो उस समय पर मोरक्कन ट्रैवलर इब्ने बतूता ही रीच्ड द सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक कोर्ट। मोहम्मद बिन तुगलक डायनेस्टी के एक रूलर थे और उनके कोर्ट में ये पहुंचे थे। फॉर सम पीरियड ही सर्व्ड एज अ जज इन दिल्ली सल्तनत। तो मतलब दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली में इन्होंने एक जज के रूप में या फिर आप एक काजी के रूप में इन्होंने काम किया और इन्होंने एक ट्रैवलॉग तैयार किया, ठीक है, जिसको कहते हैं रेला। रेला इनका जो है वो जो इन्होंने ट्रैवल जो अकाउंट था अपना पूरा, उसको इस किताब में लिखा है जिसे रेला नाम दिया। उन्होंने दिल्ली के कोर्ट की भव्यता और उसके ग्रैंड्योर के बारे में बताया और सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की पर्सनालिटी के बारे में भी उन्होंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है और कैसे गवर्नेंस चलती थी उस समय पर दिल्ली सल्तनत कोर्ट में, टैक्सेशन सिस्टम कैसा था, पब्लिक प्रोजेक्ट्स कैसे थे, डेली लाइफ कैसी थी, रिलीजियस प्रैक्टिसेस कैसी थी, कस्टम्स कैसे थे, उसके बारे में हमें एक इंपॉर्टेंट इंसाइट देते हैं कौन, हमारे इब्ने बतूता। हिस्टोरिकल वैल्यू अगर हम ये कहें तो 14th सेंचुरी में दिल्ली सल्तनत के बारे में जानने के लिए इनकी जो किताब है वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स बन जाती है। नेक्स्ट इज अब्दुल रजाक। अब्दुल रजाक पर्शियन एम्बेसडर थे। शाहरुख जो तैमूर के पोते थे, एक बात बता दूं आपको, सेंट्रल एशियन किंग थे तैमूर। तैमूर वंस इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ तुगलक्स और तैमूर ने दिल्ली में बहुत बुरी तबाही मचाई थी। आफ्टर दैट तैमूर was replaced by his grandson शाहरुख इन सेंट्रल एशिया एंड पर्शिया। तो वहां पर वो फिर राजा बने थे और उनके ये एम्बेसडर थे अब्दुल रजाक, ठीक है। ही रीच्ड साउथ इंडिया कैलिकट इन 1442। 1442 में ये भारत पहुंचे थे ड्यूरिंग द जमोरिन्स रेन। जमोरिन राजा जो है हुआ करते थे, जमोरिन डायनेस्टी राज करती थी, उन्हीं वही डायनेस्टी जिसमें बाद में आके वास्को डिगामा भी जो है इन जमोरिन राजाओं के पास ही पहुंचे थे कैलिकट। तो वहीं पर अब्दुल रजाक उनसे तकरीबन 50 साल पहले भी जो है एक ट्रैवलर थे जो पर्शिया से होते हुए आए थे। उसके अलावा मेजर वर्क्स द जर्नी ऑफ अब्दुल रजाक उनकी किताब है। उसके अलावा ऑब्जर्वेशंस में उसमें कैलिकट की प्रॉस्परस लाइफ, प्रॉस्परस मार्केट्स, स्पाइसेस जो अवेलेबल थे, मसाले अवेलेबल थे जो भारत में, उसके अलावा टेक्सटाइल्स और फॉरेन मर्चेंट्स की मौजूदगी, ये सब उन्होंने अपनी किताब में मेंशन किया। सिग्निफिकेंस, जमोरिन कोर्ट के बारे में इंपॉर्टेंट यूजफुल इंफॉर्मेशन देते हैं और इंडिया के मैरीटाइम ट्रेड में क्या क्या पॉसिबिलिटीज थी और क्या क्या उस समय पे चलता था मैरीटाइम ट्रेड में, वो सब उन्होंने अपने वर्क में हाईलाइट किया है, ठीक है। नेक्स्ट इज डुआर्टे बाराबोसा, ठीक है। डुआर्टे बाराबोसा ये देख लें आप, ही वाज अ पोर्चुगीज ट्रैवलर हु स्पेंट 16 इयर्स इन इंडिया, तकरीबन 16 साल भारत में बिताए और विजयनगर रियासत के बारे में और केरला के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी। इन्होंने बताया कि कैसे कास्ट सिस्टम थी भारत में और इट वाज अ वेरी डिटेल्ड कास्ट सिस्टम, हायरार्कियल सिस्टम वाज फॉलोड इन इंडिया। उसके अलावा लोगों के ऑक्यूपेशन क्या थे, लोग किस तरीके से काम करते थे, वो सब उन्होंने बताया। इकोनॉमिक और कल्चरल इंसाइट्स उस समय उन्होंने बताया कि कैसे आर्थिक हालात थे, कैसे लोग अपना जीवन जीते थे, सोशल लाइफ एंड ऑल्सो कल्चर कैसा था उन लोगों का, क्या क्या ट्रेडिशंस थे, वो सब उनके बारे में वो बताते हैं, ठीक है। साथ ही उन्होंने कैलिकट रीजन के बारे में, कोचीन, गोवा एंड देयर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, कल्चरल सिग्निफिकेंस, ये सब उन्होंने अपने वर्क्स में हाईलाइट किया है डुआर्टे बाराबोसा ने। नेक्स्ट इज डोमिनिगो पेस। डोमिनिगो पेस ये पोर्चुगीज ट्रैवलर थे। 1520 से 1522 के बीच में राजा कृष्णदेवराय के कोर्ट में आए और ये कृष्णदेवराया और विजयनगर की वेल्थ के बारे में बताते हैं, पावर के बारे में बताते हैं और उनके राज्य की भव्यता या ग्रैंड्योर के बारे में बताते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन जो था विजयनगर का उसको बहुत इन्होंने एडमायर किया, ठीक है, ठीक है। तो वो ही प्रेजेस द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ विजयनगर एंड राजा कृष्णदेवराया और उन्होंने बताया कि हाउ एफिशिएंट वाज द एडमिनिस्ट्रेशन एंड हाउ गुड वाज द ट्रेड, थ्राइविंग ट्रेड एंड स्ट्रॉन्ग मिलिट्री which Krishnadevaraya had. He has also mentioned about the social life of Krishnadevaraya's empire, ठीक है। तो ये सब उन्होंने बताया डोमिनिगो पेस ने।
नेक्स्ट इज फर्नाओ नूनिस। फर्नाओ नूनिस ये भी पोर्चुगीज ट्रैवलर थे और घोड़ों के व्यापारी, हॉर्स ट्रैवलर हुआ करते थे। ये भी विजयनगर एम्पायर में आए 1535 से 37। तब अच्युत देव राय का टेन्योर था भारत में विजयनगर के राजा के तौर पे, तो अच्युत देव राय के कोर्ट में आए थे। He has given cultural insights about religious practices like Hindu rituals, और उस समय पर जो भी प्रथाएं ट्रेडिशंस चलते थे उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। उसके अलावा फेस्टिवल्स लाइक दिवाली एंड होली he has mentioned in his account. Also social structure, detailed caste system and higher status of जो डिफरेंट कास्ट जिनको हायर स्टेटस मिलता है उनके बारे में भी मेंशन किया है। महिलाओं के बारे में he has observed that women was also given higher status, और उनको भी जो है आप ये कह लीजिए कि इवन मिलिट्री तक में सर्व करने का मौका दिया जाता था विजयनगर के समय पे, ये मेंशन किया फर्नाओ नूनिस ने। और डिफरेंट फील्ड में वो महिलाएं स्किल्ड हुआ करती थी, जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गया, इवन रेसलिंग, और उसके अलावा सूद सेइंग, ये सब जो है वो चीजों में निपुण हुआ करती थी तब औरतें। नेक्स्ट इज फ्रेंकोइस बर्नियर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रैवलर ऑफ मॉडर्न पीरियड। ठीक है, तो फ्रेंकोइस बर्नियर फिजिशियन और ट्रैवलर थे। He spent 12 years in India 1658 to 1669 during the court of मुगल एम्परर औरंगजेब। बादशाह औरंगजेब के कोर्ट में आए थे बर्नियर, और इन्होंने किताब लिखी है ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर। ठीक है, मुगल मतलब मुगलों के लिए कहा जा रहा है, और इनकी ऑब्जर्वेशन इंडियन लाइफ के बारे में, सोसाइटी के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, वो सब उन्होंने इस किताब में लिखा है। उसके अलावा वो मुगल एम्पायर और औरंगजेब के रूल के बारे में हमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी देते हैं इसके अंदर। साथ ही इनको यह माना जाता है कि जितने भी यूरोपियन ट्रैवलर रहे हैं उसमें सबसे वैल्यूएबल यूरोपियन अकाउंट्स वो फ्रैंकोइस बर्नियर ने तैयार किए। ठीक है, तो फ्रैंकोइस बर्नियर is most respected among the foreign travelers, and his travel records are considered most authentic of them all, and gives detailed information of small caste system, society, everything in detail he has mentioned, तो इसीलिए फ्रैंकोइस बर्नियर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम एक बार फिर से इसको सम अप कर लेते हैं। ठीक है, तो और पीरियड देख लेते हैं इंपॉर्टेंट ट्रैवलर्स का। तो सबसे पहले ग्रीक ट्रैवलर्स में सबसे पहले मेगास्थनीज, 302 बीसी से लेके 298 बीसी के बीच में ये ट्रैवलर भारत पहुंचे थे। मेगास्थनीज इंडिका लिखी। सेल्यूकस निकेटर के एम्बेसडर थे चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। नेक्स्ट इज डिमाकस केम टू इंडिया फ्रॉम ग्रीस ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ बिंदुसार हु वाज द सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे के टेन्योर में आए, 3rd सेंचुरी बीसी इनका पीरियड है। और नेक्स्ट इज स्ट्रैबो 64 से 24 64 बीसी टू 24 एडी। ये कोई पीरियड है, इसमें एग्जैक्टली नहीं कहा जा सकता, बट ड्यूरिंग दैट पीरियड ही केम टू इंडिया, और द अकाउंट्स विच ही हैज गिवन बिलोंग्स टू दिस पीरियड। ठीक है, इन्होंने ज्योग्राफिका लिखी थी या ज्योग्राफिकल अकाउंट्स बेसिकली अबाउट इंडिया आर गिवन बाय ग्रीक गवर्नर स्ट्रैबो। देन Ptolemy 130 AD approximately, he has given an account on geography and history of India, right? तो Ptolemy भी एक और जो है इनको ट्रैवलर कहा जा सकता है who came to India। अब चाइनीज ट्रैवलर्स में से फाहीन अप्रोक्सीमेटली 405 to 411 में चंद्रगुप्ता 2 के कोर्ट में आए थे, और एंड मेंशन मिलता है कि ही आल्सो विजिटेड लुम्बिनी, द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा। ठीक है, नेक्स्ट इज ह्यून सैंग 630 to 645 AD, इसमें आए थे। He visited the court of King Harshvardhan, and he also has mentioned lot of information about Nalanda University। ठीक है, और इन्होंने एक किताब लिखी है CU की। ठीक है, तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट वर्क which he has written. Next is Ising 675 to 695 AD. He came during the later period of हर्षवर्धन और मे बी द लेटर रूलर्स। ठीक है, उसके बाद अरब ट्रैवलर्स में अल मसूदी 957 AD, मुरुज अल ज़िहाब या मुरुज अल दहाब वो इनका वर्क है जिसे मीडोज ऑफ गोल्ड कहते हैं। नेक्स्ट इज पर्शिया, अल बरूनी 1024 से 1030 के बीच में इन्होंने किताबुल हिंद और तहकीक हिंद लिखी हैं। अब्दुल रज़ाक 1443 to 1444 पर्शियन एम्बेसडर थे, किंग शाहरुख के पीरियड में वहां से इंडिया आए थे जो पर्शिया के रूलर थे। नेक्स्ट इज सीरियन ट्रैवलर।
शिहाबुद्दीन अल उमारी 1348 में इंडिया आए थे। ये वो सीरियन ट्रैवलर हैं जो कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट में रहे कुछ समय। नेक्स्ट इज, अब ये देखो, फर्स्ट इज जो हमने बात की थी इब्ने बतूता। इब्ने बतूता इज वेरी प्रोमिनेंट ट्रैवलर जो भारत आए थे, एंड ही स्टेड इन इंडिया एंड ही वर्कड फॉर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ऑल्सो, तो उनके लिए काम भी किया था एज अ काजी और अ जज इन दिल्ली, and he has also prepared a book called Rihla. But another traveler is सीरिया से, ये जो ट्रैवलर थे सियाबुद्दीन अल उमारी है, ये भी आए थे, ये भी मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट में रहे, बट इन द लेटर पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट इज इटली से आने वाले मार्को पोलो 1292 टू 1294। रुद्रमा देवी और पांड्यन किंगडम में भी रुद्रमा देवी ककट्या वंश की जो रानी थी, और पांड्या किंगडम में भी ये जो है इन्होंने विजिट किया था। निकोलो कॉन्टी 1420 के करीब ही विजिटेड विजयनगर एम्पायर। पोर्चुगल से डुआर्टे बारबोसा, he visited Kerala and Vijayanagar. For now known as, he also visited Vijayanagar during Achyut Dev Ray's tenure. Next is British travelers या English travelers. William Hawkins, हम इन्हें जानते हैं, he was the first among the official travelers from Britain. तो 1608 to 1611 he stayed in India, और ये कह सकते हैं he was the first official traveler from British East India Company on behalf of East India Company who came to India. ठीक है, next is Thomas Roe. ये he was an ambassador of King James I 1615 से 1619 तक रहे, and he visited Jahangir's court. ये भी हमें मेंशन मिलता है। नेक्स्ट इज जॉन फ्रायर 1627 to 1681, he visited शाहजहां's court. नेक्स्ट इज फ्रेंच ट्रैवलर्स में अब हम आ जाते हैं। तो फर्स्ट इज जीन बैप्टिस्ट ट्रेवर्नियर 1638 to 1663, ये शाहजहां और औरंगजेब दोनों के कोर्ट में रहे थे। नेक्स्ट इज फ्रैंकोइस बर्नियर। फ्रैंकोइस बर्नियर जैसा मैंने कहा मॉडर्न पीरियड के सबसे इंपॉर्टेंट ट्रैवलर्स में से है, 1656 से 1717 के बीच में आए, एंड ही विजिटेड औरंगजेब एज वेल एज दारा शिको द सन ऑफ औरंगजेब। ठीक है, तो उनके बारे में इन्होंने बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन दी है। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमने सम अप कर लिया जितने भी इंपॉर्टेंट फॉरेन ट्रैवलर्स थे, आई हैव मेंशन्ड ऑल ऑफ देम एंड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट देम, बट आगे चलते हैं। नाउ वी विल कम टू द टॉपिक कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स टू इंडिया। उनके कॉन्ट्रीब्यूशन क्या थे, क्या भारत पर असर डाला, ठीक है, वो सब देखेंगे। तो ट्रैवलर्स लाइक मेगास्थनीज जो ग्रीक ट्रैवलर थे उसके या ग्रीक एम्बेसडर थे, ह्यून सांग, इब्ने बतूता, इंडिया के बारे में यूजफुल रिकॉर्ड्स जो है ये देते हैं, इंडिया के पॉलिटिकल लैंडस्केप के बारे में और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में। इन्होंने बहुत सारे इवेंट्स भी, छोटी छोटी घटनाएं भी जो है वो कहानियों के रूप में इकट्ठी की हैं, और अबाउट डिफरेंट डायनेस्टीज इन इंडिया इंक्लूडिंग मौर्याज एंड मुगल्स। तो इनके बारे में ये सब ट्रैवलर्स जो है वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देते हैं, और दिल्ली सल्तनत के रूलर्स भी। तो ये बताता है कि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट डायनेस्टीज और उनके हिस्टोरिकल इवेंट वो रिकॉर्ड करने के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। शायद उनके बारे में इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ना अवेलेबल होती इफ दे डिड नॉट ट्रैवल टू इंडिया। ठीक है, तो नेक्स्ट इज इनसाइट्स इनटू सोशो कल्चरल प्रैक्टिसेस। अब इंडिया की डाइवर्स लाइफ, सोशल कस्टम्स, रिलीजन, फेस्टिवल्स, ट्रेडिशंस, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस, आर्किटेक्चर, डेली लाइफ, दे हैव शोकेस्ड ऑल ऑफ देम। उसके अलावा इन्होंने नैरेटिव्स भी तैयार किए अबाउट द रिचनेस एंड कल्चरल प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया। तो वो भी इंडिया के कल्चर के बारे में जो है वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन इंडिया के बाहर तक पहुंचाने में इनका बहुत बड़ा रोल था। नेक्स्ट इज ट्रेड एंड कॉमर्स। तो जैसा मैंने कहा कि इंडिया के ट्रेड और ट्रेड में जितनी अपॉर्चुनिटीज थी उसके बारे में निकोलो डी कॉन्टी, रशियन ट्रैवलर एथेनिसियस निकेतन और फ्रेंच ट्रैवलर जॉन बैप्टिस्ट ट्रेवर्नियर, इन्होंने डॉक्यूमेंट किया और ट्रेड रूट्स भी मेंशन किए। इंडिया से होने वाली कमर्शियल एक्टिविटी, ट्रेड अपॉर्चुनिटीज, इकोनॉमिक कंडीशंस, उसके बारे में डिटेल्ड अकाउंट दिए, और दैट्स व्हाई people from different parts of the world got attracted towards India, and that's why they came as travelers and then as merchants, and some of them were able to even took control of parts of India। तो उसमें हम जानते ही हैं कौन कौन रहे। ठीक है, and
वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट इकोनॉमी, ये भी जो है वो अलग अलग ट्रैवलर्स ने प्रोवाइड की। रिलीजन और फिलोसफिकल एक्सचेंज, बुद्धिस्ट ट्रैवलर्स लाइक फाहीन, ह्यूनसांग, आइसिंग, इन सब ने क्या किया कि रिलीजन को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तक स्प्रेड करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, और उन्होंने बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशंस, टीचिंग्स, मॉन्क लाइफ, वो सब चीजें जो है वो उन्होंने अपने रिकॉर्ड्स में मेंशन की है। नेक्स्ट इज आर्किटेक्चरल मार्वल्स। डिफरेंट ट्रैवलर्स ने इंडिया के टेम्पल, फोर्ट, पैलेसेस और हिस्टोरिकल प्रिजर्वेशन, उसके एफर्ट्स, उनके बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि इंडिया के आर्किटेक्चर के बारे में भी जो है वो जो ये कह लो कि उसके बारे में नॉलेज पूरी दुनिया भर में जो है वो स्प्रेड हुई। तो डिस्क्रिप्शंस दिए इन्होंने आर्किटेक्चरल मार्वल्स के, तो ये हमें पता चलता है किससे, इनके ट्रैवल रिकॉर्ड से। कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव्स, फॉरेन ट्रैवलर्स ने क्रॉस कल्चरल पर्सपेक्टिव डेवलप किया, कैसे बाहर के लोग, आउटसाइडर्स, व्यूड इंडियन सोसाइटी, कल्चर एंड गवर्नेंस, उसके बारे में बहुत सारा अपने वो इंफॉर्मेशन दिया अपने वर्क्स में कि कैसे देखते थे वो इंडिया की तरक्की को, कैसे देखते थे इंडिया के कल्चर को, हाउ दे परसीव्ड इट एंड हाउ वर दे चेरिशिंग इंडियाज कल्चर और वर दे वर जेलस ऑफ इंडियाज कल्चर, वो सब उन्होंने अपने अपने अकाउंट्स में वो मेंशन किया है। They have also given notable differences between the societies of different places, जैसे अरब मर्चेंट्स ने अरब सोसाइटी और इंडिया की सोसाइटी को मेंशन किया है, ऐसे यूरोपियन ट्रैवलर्स ने यूरोपियन और इंडियन सोसाइटी को मेंशन किया, और अंडरस्टैंडिंग जो भारत के बारे में बनाने में भी उन्होंने बहुत बड़ा योगदान प्ले किया, ठीक है। नेक्स्ट इज लिमिटेशंस ऑफ देयर असेसमेंट। लास्ट टॉपिक है कि हम ये जानते हैं कि मेनी ट्रैवलर्स केम टू इंडिया बट most of their accounts were not exact or they were not as accurate as they could be. क्यों? उसके पीछे कुछ limitations थी। First, cultural prejudices. Travelers Indian conditions को यूरोपियन लेंस से देखते थे और इसी तरीके से यूरोपियन नॉर्म्स के हिसाब से ही हर चीज का एक स्टैंडर्ड जो है उन्होंने बना रखा था। फॉर एग्जाम्पल निकोलो मनुची की बात हम करें तो ही characterize Indian customs as barbarous and uncivilized. तो उन्होंने यूरोप के कल्चर के हिसाब से इंडियन कल्चर और इंडियन ट्रेडिशंस को बारबेरियस और अनसिविलाइज्ड करार दिया। तो ये दिखाता है कि डिफरेंट कल्चरल शॉक्स की वजह से people were not able to recognize India as the land of culture or civilized people, but they could see only the negative side of it. Sometimes it happened and sometimes people have accepted it also. Okay, the next is language barriers. Sometimes the language played a barrier between the travelers and their knowledge about India. So they misunderstood many things about India. So they have given distorted portrayals of India and Indian culture and practices, right? So reason is the language barrier. Third is selective observation. Many travelers focused on observation of elite class only, king, noble, upper class society, administrative class, and neglecting the experiences of common people. तो mainly ये एक बड़ी चीज थी कि only few people and few groups of the societies were highlighted by these travelers and rest were ignored from India. For example, Thomas Roe primarily focused on Mughal imperial court and nobility, but और उन्होंने आम common life जो थी उस समय की उसके बारे में कोई mention नहीं किया. Incorrect depictions. अब कई अकाउंट्स इंडिया की कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर की जो है वो इनएक्यूरेट जो है वो उन्होंने जो है वो उसके जो है इंटरप्रिटेशंस दिए, साथ ही ओवर सिंप्लीफिकेशन करने के चक्कर में दे हैव लॉस्ट द एसेंस. तो ये कई बार देखने को मिला है. जैसे बारबोसा ने इंडियन पॉपुलेशन को 4 कास्ट में डिवाइड किया. Although it is the case that 4 castes were there, mainly Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra, but there were many sub castes also and different hierarchical aspects तो जो उन्होंने इग्नोर किए और इसकी वजह से जो है उनकी इनकरेक्ट डिपिक्शंस जो है उसमें झलकती हैं. अब हम चलते हैं अपने इस लेक्चर के लास्ट सेक्शन की तरफ. अब हम कवर करेंगे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन which has been asked in the UPSC previous year exam 2018. तो क्वेश्चन कुछ ये था कि assess the importance of accounts of Chinese and Arab travelers
इन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो चाइनीज और अरब ट्रैवलर्स के जो अकाउंट्स हैं उनकी उनकी महत्वता को ध्यान में रखते हुए ये बताना है कि कैसे उन्होंने इतिहास को वर्णन करने में, इतिहास का वर्णन करने में जो है उनका क्या रोल रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट, राइटिंग्स ऑफ चाइनीज एंड अरब ट्रैवलर्स ऑफर यूनिक एंड इनवैल्यूएबल पर्सपेक्टिव अबाउट इंडिया। तो बहुत यूनिक और इनवैल्यूएबल पर्सपेक्टिव हमें मिलता है चाइनीज अरब ट्रैवलर्स से। ठीक है, एग्जाम्पल्स, नोटेबल फिगर्स दे दें आप यहाँ पर। फाहीन, लाइक फाहीन, ह्यूनसैंग, अल-बरूनी, these were the important figures who traveled from China and Arabian regions, and they have given insight about political life, social life and economic life of that period and also the cultural aspect. ठीक है, तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट इज द मेन बॉडी। मेन बॉडी, in this part you need to mention some subheadings also। ठीक है, तो जिसके हिसाब से आप जो है वो अपने आंसर को एक सही तरीके से अरेंज्ड वे में जो है आप प्रेजेंट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई यू नीड टू गिव सब हेडिंग्स आल्सो। तो पहले हेडिंग दे दिया हमने कि कंट्रीब्यूशन ऑफ चाइनीज एंड अरब ट्रैवलर्स टू इंडियन हिस्ट्री। इसमें डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स, फर्स्ट थिंग इज डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स। अकाउंट्स ऑफ दीज ट्रैवलर्स ऑफर यूनिक लेंस ऑन इंडियन हिस्ट्री। तो एक अलग पर्सपेक्टिव उन्होंने दिया। As outsiders, they documented various phases of Indian society। मतलब उन्होंने भारत के समाज को अलग अलग तरीके से अपने नजरिए से बताया। ठीक है, sometimes they were very accurate and efficient because वो किसी भी लोकल बायस से प्रभावित नहीं थे। वो किसी भी लोकल जो है वो इन्फ्लुएंशियल क्लास की वजह से उनके ऊपर कोई ऐसा नहीं था। बिकॉज मैं क्या कहना चाह रहा हूं इस बात को समझो। अगर मैं मेडिवल पीरियड के इंडियन हिस्टोरियंस की बात करता हूं, लाइक द हिस्टोरियंस ऑफ मुगल कोर्ट, दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर रूलर्स, देयर एलीट क्लास। उसकी वजह से उनके असली वर्डिक्ट जो थे वो सोसाइटी के बारे में वो निकल के नहीं आए, एंड दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द एलीट क्लास। बट as these foreigners were outsiders, they were not influenced by anyone and they give a clear idea about Indian society and the narratives. ठीक है, right? Political insights. Yun Sang and Al-Baruni provided valuable information about the political landscape of Indian empires, also administrative structures and even फॉरेन रिलेशंस एंड मिलिट्री कैपेबिलिटीज। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल इंसाइट भी देते हैं उस समय के राजनीतिक जो स्थिति थी उसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन। इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, इब्ने बतूता एंड मा ह्यून मेटिकुलसली डॉक्यूमेंटेड करेंसी सिस्टम्स एंड मार्केट प्लेसेस। ठीक है, तो करेंसीज जो उस समय पर थी और मार्केट प्लेसेस के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी। इससे इंडिया की इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के बारे में जो या इंडिया में क्या अपॉर्चुनिटीज ऑफ ट्रेड है उसके बारे में अंदाजा लग सका फॉरेन लोगों को, और जिसकी वजह से दैट्स व्हाई फॉर ट्रेड मेनी पीपल वर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इंडिया। नेक्स्ट इज सोशल एंड कल्चरल एग्जामिनेशन। इन अकाउंट्स ने रिलीजियस प्रैक्टिसेस, एजुकेशनल सिस्टम्स, कस्टम्स और सोशल लाइफ के बारे में एक बहुत डीप एग्जामिनेशन किया। तो दैट्स व्हाई they have given insights about the Indian culture, tradition and social life. Next is filling indigenous gaps. देखो, these narratives act as supplemental sources. Some narratives were drawn by Indian historians and Indian writers, but they have given supplemental, additional views, additional ideas. So where there were gaps in indigenous writings, those gaps have been filled. Those information gap, those knowledge gaps, those ideological gaps which were there in Indian writings, they are being filled by the foreign travelers. उनके ट्रैवलर राइटिंग से वो सब चीज़ें पूरी हो गई। नेक्स्ट, कल्चरल एक्सचेंज एविडेंस। तो जो राइटिंग्स थी उनकी वजह से कल्चरल एक्सचेंज पॉसिबल हो पाया, और टेक्नोलॉजीज का फ्लो डिफरेंट रीजन्स में हुआ, लाइक बिटवीन इंडिया एंड अरब वर्ल्ड एंड ऑल्सो द चाइनीज कंट्री ऑफ चाइना। तो वहाँ भी साइंटिफिक एक्सचेंज और साइंटिफिक जो नॉलेज थी जो वो भी उसका फ्लो भी बड़े अच्छे से हो पाया। ओवरऑल व्हेन वी कंक्लूड, तो इसमें क्या लिखेंगे कि चाइनीज और अरब ट्रैवलर्स जो थे इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले किया इन कंस्ट्रक्टिंग इंडियाज हिस्ट्री और हिस्टोरिकल पास्ट। देयर नैरेटिव्स हैव डीपन अंडरस्टैंडिंग अबाउट इंडियन सोसाइटी and they have contributed more precisely towards historical narrative.
right? Those narratives which were not available in Indian society or never given by Indian writers, those perspectives are given by these foreign travelers or travelogues like Chinese travelers and Arab travelers, right? So this is how you can conclude your answer. तो आज के लिए हमारी प्रतिबद्ध सीरीज को हम यही समाप्त करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारी इस प्रतिबद्ध सीरीज में कल्चर वाले पार्ट को कवर कर पाए हैं। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम अपनी प्रतिबद्ध सीरीज में मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक्स भी कवर करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक जो हमने टॉपिक्स कवर किए हैं उनको आप समझ पाए हैं और इफ दिस काइंड ऑफ questions are asked again in the exam, then you will be able to answer them properly और उनको एनालिसिस करके बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे। जय भारत, जय हिंद।